करियर के फेज में जो है हम एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च के एंडेवर्स भी कंटिन्यू रखना हमारी एक जिम्मेदारी है। और अपने को अपडेट करने के लिए भी हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जो बातें हमें जाननी चाहिए उसी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दैट व्हाट वी शुड डू फॉर ग्रांट प्रपोजल राइटिंग। एक कंडेंस्ड वे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च ग्रांट प्रपोजल राइटिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, एक जनरलाइज अप्रोच के साथ। तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी स्क्रीन को। थोड़ा थोड़ा सा रुकें, शायद हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ यस, ठीक है, ओके फाइन। एक मिनट, फिर से क्या हुआ, जस्ट मिनट। तो आपको दिख रही है यस सर। स्क्रीन मेरी? ठीक है, वंडरफुल। सो वेलकम फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी एंड द HRDC नागपुर। नाउ बात करेंगे रिसर्च ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की, दैट व्हाट वी शुड नो फॉर द ग्रांट प्रपोजल राइटिंग। ठीक है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या करेक्टर्स। हमने कहा कि भाई गुरु बनने के लिए हमको चाहिए, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, तो उसको ध्यान में रखिएगा। करेक्टर के बारे में विस्तार से पिछले लेक्चर में बात कर ही चुके हैं। जो अब हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे व्हाट वाई व्हेन हाउ वो हम डिस्कस करने वाले हैं विद वेरियस पर्सपेक्टिव्स। नाउ क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट? पहली बात ये जानना जरूरी कि द स्पेसिफिक टाइम बाउंड एंड जो कहें कि रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, एक समयबद्ध ढंग से तार्किकता के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हम कहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि फंडेड होते हैं किसी फंडिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है। और जिसमें हम कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स को हम जो है स्टडी करते हैं। ठीक। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या कहा था? एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वांट टू इन्वेंट, इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी सक्सेस। कोई भी चीज मैं पैदा ही नहीं करना है, कोई इन्वेंट ही नहीं करना चाहता जिसकी भाई यूटिलिटी ना हो, क्योंकि यूटिलिटी ही सफलता है, मतलब उसकी उपयोगिता ही सफलता है। तो यूटिलिटी बेस्ड और नीड बेस्ड रिसर्च जो है वही जो है इस एरा की, इस युग की डिमांड है, फोकल पॉइंट है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है व्हाई, करें क्यों? व्हाई वी शुड डू द रिसर्च? टू बी अपडेटेड विद न्यू चैलेंजेस इन रिसर्च। भाई मुझे नए जो जो मेरे फील्ड में आ रहे हैं मुझे उसके बारे में जानना है, उसका अपने को अपडेट रखना है, उसके लिए मुझे रिसर्च करना है। सेकंड, अगर मैं कहूं कल्चर ऑफ इनोवेशन, एक इनोवेशन और बौद्धिक संपदा का जो कल्चर है अपने संस्थान में, अपने करियर में बनाने के लिए हमको रिसर्च प्रोजेक्ट करने होते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हमें तभी मिलते हैं भाई जब हम रिसर्च करते हैं। टू गेट रिकॉग्नाइज इन द एकेडमिक्स एंड रिसर्च, एकेडमी और रिसर्च के फील्ड में रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा ही आपको एक रिकॉग्निशन मिलती है। कंटिन्यूअस एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, जो कि आपकी पठन पाठन शिक्षण कार्य में भी दिखता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप अपडेटेड रहते हैं इंफॉर्मेशन के साथ में।
रिसर्च की आवश्यकता क्या है आपके एरिया की या आपके फील्ड की, उसको आप कैटर कर पाएंगे, अपनी खुद की लैब बना पाएंगे, अपनी खुद की टीम बना पाएंगे, चाहे कि प्रोजेक्ट फेलो है, जेआरएफ है, को इन्वेस्टिगेटर है, कोलैबोरेटर है, सर्विस प्रोवाइडर से, एक अपनी एक खुद की टीम होगी। और बहुत सारी चीजें आपको इससे मिलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि जैसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स हैं आपके पास है, लाइक आई आई बीन देयर इन स्टैनफोर्ड लिस्ट, किस कारण से? पढ़ने के लिए नहीं, रिसर्च की वजह से आई एम देयर इन द नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, या रिसर्च अवार्ड वी गॉट। तो रिसर्च के क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन ज्यादा आसानी से और ज्यादा, मतलब कहें कि आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत है रिकॉग्निशन के लिए। तो आई एम देयर इन दी एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट इन द मेजर यूनिवर्सिटी। इवन आइसलैंड रिसर्च फाउंडेशन के लिए हम जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है रिव्यू कर रहे हैं। इसराइल साइंस फाउंडेशन जो डीएसटी का पैरेलल इसराइल का है, उसके लिए मैं जो है प्रोजेक्ट को रिव्यू करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इटली के लिए रिव्यू करता हूँ। किस कारण से? अपनी टीचिंग नहीं, अपने, क्योंकि रिसर्च हमारी दिखती है, रिसर्च हमारी की जो विजिबिलिटी है वो इन एरियाज में है। डीएसटी के पीयर रिव्यूअर बोर्ड में हम हैं, वेरियस जर्नल्स में हम रिव्यू बोर्ड में है, एडिटोरियल बोर्ड्स में है, एल्सवेयर बुक्स के लिए जो है रिव्यू कर रहा है, और रेवेन्यू भी अच्छा खासा ठीक ठाक मिलता है ना। इसीलिए ये बातें थी कि भाई क्या है, करें क्यों? क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, अपने काम का जो परिणाम है वो रिसर्च में तुरंत दिखता है। एकेडमिक्स में हम जब है तो एक रिकॉग्निशन के लिए रिसर्च से अपडेशन करके अपने करियर में रिकॉग्निशन के पड़ाव को लाते रहना। टाइमिंग, अर्ली फ्रेश एंट्रेंस, 35 साल से कम वालों के लिए अलग से स्पेशल ग्रांट्स हैं, सीड ग्रांट्स हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। जॉब बाहर तो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है, रिसर्च प्रोजेक्ट को आपको बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने रिसर्च में, वो आप जॉब की एप्लीकेशन के साथ ही जाता है। मिड करियर, अराउंड 40 से 50 साल के करियर में, चाहे की एज में, सीनियर लेवल में, प्रोफेसर लेवल में अवेलेबल है अपॉर्चुनिटीज। इवन द रिटायरमेंट, आफ्टर द रिटायरमेंट द थिंग्स आर अवेलेबल। रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट्स की अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपके पास हमेशा, हर आपके पड़ाव में करियर के आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप कभी भी रिसर्च प्रोजेक्ट एंडेवर शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या क्या चीज है जो हमें करनी है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए? सबसे पहली बात है प्री प्लानिंग, पहली तैयारी, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग एन आइडिया, एक आइडिया को ढंग से सोचना, तार्किकता के साथ, ठीक, तार्किकता के साथ ढंग से सोचना उसको, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज की तरफ देखना कि भैया मेरे पास है क्या, क्या मैं क्या कर पाऊंगा अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में। ये प्री प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसमें आप देखें कि आपके पास क्या 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 है, क्या नहीं है, क्या आपको बाहर से लाना है, क्या आपको बाहर से जुगाड़ करना है, बाहर से आपको कोलैबोरेशंस करने हैं, फैसिलिटीज लेनी है, उनका चॉक आउट करना, एक एक चीज को, अपना पुराना काम आपने पहले क्या किया है, व्हाट यू हैव डन अर्लियर, न केवल खुद का बल्कि औरों का, दोनों तरह का प्रीवियस प्लान उस आइडिया से रिलेटेड आपको चॉक आउट करना है एक जगह पर। ठीक है। अब छोटी मोटी चीज नहीं, एक एक छोटी छोटी चीज को भी आपको जो है पेन डाउन करना है, चॉक डाउन करना है, एक एक चीज, चाहे वो छोटा छोटा इक्विपमेंट है, बड़ा इक्विपमेंट है, छोटा केमिकल, बड़ा केमिकल, प्रिंटर वगैरह, जो भी आपको लगता है कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो आपके पास है कि नहीं, वो आपने एक लिस्ट बनानी है। दैट इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। देन सिंथेसाइज योर टॉपिक और आइडिया। अब जाहिर सी बात है, कुछ रिलेटेड वर्क आपने कहीं किया होगा, क्या किया होगा, तो आप सिंथेसाइज करेंगे आइडिया को भी, ये आइडिया क्या है, वो आइडिया जो आपको फंड लाके दे सके। आइडिया तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपको फंड जनरेट करके या आपको आपको ग्रांट दिला सकता है, वो आपको सोचना होगा, खुद से पूछना होगा कि फंडिंग एजेंसी क्यों मुझे फंड दे भाई। ठीक, और रेलेवेंट हो आइडिया आपके फील्ड से ऑब्वियसली। नाउ विजुअलाइज द मेथोडोलॉजी, आपको किस प्रक्रिया के साथ उस चीज को करना है, उसको विजुअलाइज करना, और न केवल एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया बस। अगर वो स्टैंडर्ड प्रक्रिया में कुछ खामी आती है, कुछ फेलियर आते हैं, तो मेरा अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है मेरे पास, वैकल्पिक मेरे पे प्रक्रिया जनित का चीजें हैं मेरे पास।
क्या वैकल्पिक चीजें हैं मेरे पे, उनको प्री प्लान करना। नाउ एनलिस्ट द रिक्वायरमेंट। अब उन रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाइए एक एक चीजों को, जैसा कि हमने पहले भी बोला चीज, एक एस्पेक्ट वाइज और टूल वाइज, दोनों अलग अलग तरह की प्लानिंग करनी है। नाउ व्हाट आर द रिसर्च टाइप्स, जो प्रोजेक्ट के प्राइस, ये रिसर्च कई तरीके की हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी, एम्पेरिकल, नॉन एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब फील्ड स्टडी, नॉन एम्पेरिकल एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, यानी साइंसेज में कहते हैं वेट लैब, ड्राई लैब, मतलब जब आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी के बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम प्लान कर सकते हैं। दे मे बी एक्स्ट्रा मूरल या कोर रिसर्च ग्रांट, सीआरजी, जो डीएसटी या सीआरबी में आती है। मतलब आपने प्रपोजल दिया और आपकी यूनिवर्सिटी को आपके लिए फंड दिया जाएगा एक्स्ट्रा मोरल, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मोरल प्रोजेक्ट। इंट्रा मोरल, जब आप प्रपोजल देते हैं, उस फंडिंग एजेंसी या जो साइंटिफिक एजेंसी है वहां का भी कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं इंट्रा मोरल प्रोजेक्ट। ठीक है, एक काइंड ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बोलेंगे। इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इस तरह के कि जहां दो इंस्टीट्यूट मिलकर किसी संस्था को जो है अप्लाई करते हैं। एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप वाले भी प्रोजेक्ट हैं, इम्प्रिंट के हैं, डीएसटी के, जिसमें जो है मार्केट ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पे, जिसमें कुछ ना कुछ इंडस्ट्री भी फंड देगी, मतलब 25% इंडस्ट्री, 75%, और वाइस वर्सा, इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एनसीपी जिन्हें कहते हैं, लाइक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा एनसीपी है। ठीक, नाउ ये तो बात हुई साहब आपकी कि भाई रिसर्च प्रोजेक्ट में हमें कब कब मिलना है, क्यों करना है, कब कब करना है, कितनी तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। नाउ अब मुद्दा क्या है, प्रोजेक्ट का आइडिया तो आ जाए, मान लिया आइडिया आ गया, अब मेन चीज क्या है रिसर्च ग्रांट प्रपोजल में, भैया धन कहाँ से आएगा। मेन मुद्दा वो है कि वो धन का स्रोत कौन है। तो दोज फंडिंग एजेंसीज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहां से हमें वो फंड आएगा। ICMR, Indian Council of Medical Research for Medical Research, CSIR, Council for Scientific Industry Research, Department of Biotechnology, Department of Ocean Development, SCRB, DRDO, DST, so many agencies are there। आपने अपने फील्ड की एजेंसी के बारे में आप अवश्य कुछ ना कुछ जानते हो। ICSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। और आजकल हर एजेंसी कुछ ना कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को जो है बढ़ावा दे रही है। तो उनकी वेबसाइट में जाकर उनकी गाइडलाइंस और उनके टाइमलाइन को बार बार चेक करते रहें कि कब अपॉर्चुनिटी आ रही है, और प्रोजेक्ट को तैयार रखें। अब फंडिंग एजेंसी कैसे टारगेट करनी है, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च, भाई आपका रिसर्च का एरिया क्या है, आपकी लेवल ऑफ रिसर्च क्या है। भाई स्टेट की जो बॉडीज है वो छोटा मोटा फंड देती है, 2 लाख 5 लाख, लेवल ऑफ रिसर्च आपका अंडर प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ है। लेकिन अगर हायर प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको यू हैव टू गो फॉर द नेशनल लेवल। फंडिंग की सीलिंग, भाई कितना उसके अलाउड है, मतलब एक फंडिंग एजेंसी के एक पर्टिकुलर स्कीम अगर वो सीलिंग 15 लाख ही है तो उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। कितना आपको चाहिए, कितना अलाउड है, वो दोनों देखने हमें मैच करने होंगे। अब वो कॉल कब आ रही है उसके लिए, प्रोजेक्ट जब अप्लाई करना है, क्या वो कॉल साल भर आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, कि पर्टिकुलर टाइम विंडो में करनी है, तो उसके बारे में पता रखना कब वो आने वाली है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी अपेक्षाएं क्या है, और सेल्फ असेसमेंट करना, अपने को खुद को आंकना कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ स्टैंड करता है, क्या पोटेंशियल उसके अंदर है। ठीक, साथ ही एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या वाकई आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। कई जगह एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं, कुछ जगह की ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी रहता है, कुछ जगह जो है क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो उनको एलिजिबिलिटी कंडीशन अवश्य फंडिंग एजेंसी के देखे, उसके आपको होम पेज में जरूर मिलेगा ये। और ये भी ध्यान रखें कि इन जनरल टाइम टेकन क्या है, वो तो आपको रिसर्चर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो लिखा तो नहीं होता है, पर जनरली आप ये देखें कि कब उसकी लास्ट कॉल आई थी और कब उसकी कॉल का रिजल्ट आया था, तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर प्रोसेसिंग। नाउ प्रपोजल को जब लिखते हैं तो उसकी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है।
उसके लिए बायोडेटा ऑफ पीआई, को पीआई जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, मुख्य अन्वेषण करता है, मुख्य अनुसंधान करता है, और उसका सहायक जो है, उनका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सीवी को तैयार करना। प्रिस्क्राइब लंबाई में, प्रिस्क्राइब मतलब जितना वो बोले, अगर वो बोले 5 पेज तो 5 ही पेज का होगा। उसमें हाईलाइट करें क्या आपका एक्सपर्टीज है, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स का कितने प्रोजेक्ट आप कंप्लीट किए हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है आप। साथ ही अपना फोटो और अपना सिग्नेचर जो है स्कैंड कॉपी में, ज्यादातर हर जगह अब प्रपोजल ऑनलाइन जाता है, ऑफलाइन कहीं प्रपोजल जाता नहीं। ठीक है। और साथ ही फॉरवर्डिंग, हर एक फंडिंग एजेंसी में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नहीं रजिस्ट्रार से, वाइस चांसलर से आपका जो है फॉरवर्डिंग का एक कागज होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसको आपको तैयार करके रखना है, स्कैन करके, जो प्रपोजल के साथ जाएगा। ठीक। गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लीजिए और उसको सावधानी पूर्वक पढ़िए, समय लगाकर, आराम से, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक। नाउ अब आप क्या करेंगे, क्या है प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट मेरी, कि पहले तो मैं ये देखूं कि क्या मेरी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया प्रपोजल के फॉर्म को, अगर वो वर्ड के या उसके फॉर्मेट में अवेलेबल है, कई बार टेम्पलेट रहता है सब में, कौन कौन सा हेडिंग में डालना है। कलेक्ट द थिंग्स नीडेड एंड मेक रफ ड्राफ्ट, जो जो चीज़ें आपको जरूरत है उससे रिलेटेड उसको आप कलेक्ट कीजिए, रफ ड्राफ्ट बनाइए। देखिए हर सेक्शन की वर्ड लिमिट कितनी है, चेक कीजिए। प्राइस ऑफ इक्विपमेंट और जो रिक्वायरमेंट है उनकी प्राइसिंग देख लीजिए, ताकि बजट बनाने में, और अगर हो सके तो उसका कोटेशन लेके रखिए। एंड प्लान द बॉडी ऑफ द प्रपोजल, अब प्रपोजल का जो बॉडी है, मुख्य जो पार्ट है, उसको बनाना शुरू कीजिए। नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड हेड्स इन ए प्रपोजल। जनरली हर प्रपोजल में ये स्टैंडर्ड हेड्स होते हैं। पीआई की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का टाइटल, उसका प्रोजेक्ट का समरी या ओवरव्यू कहें, ओरिजिन ऑफ आइडिया, मतलब इस आइडिया का बेस क्या है, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, रैशनल, एम एंड ऑब्जेक्टिव आप दें, लिटरेचर रिव्यू, methodology, प्लान ऑफ एक्शन, टाइमलाइन, बजट विद जस्टिफिकेशन, expected outcome like benefits, IPR, industrial potential of the project, expertise or facilities available and suggested reviews. क्या सजेस्टेड रिव्यूअर्स, कभी कभी कुछ एजेंसीज रिव्यूअर्स भी मांगती हैं आपसे कि आप सजेस्ट कर दीजिए कि कौन एक्सपर्ट आपको असेस कर सकता है। नौ पहली चीज आती है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की सूचना। क्या क्या होंगी, नाम होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होंगी, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस, अपलोड द सीवी विद पब्लिकेशन, प्रोजेक्ट, पेटेंट्स, उनकी लिस्ट को अपलोड करना। एच इंडेक्स, बताइए आपका एच इंडेक्स कितना है, कि भाई चाहे वो गूगल स्कॉलर के बेस पे हो, चाहे वेब साइंस से हो, चाहे स्कोपस से हो, तो अगर तीनों है तो तीनों बताएं। साइटेशंस, नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं आपके, कितने प्यार पेपर, क्योंकि ये बताता है कि आप कितने एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर हैं, आपको वाकई, इसका मतलब आपको वाकई जरूरत है चीज़ों की। तो ये इंडिकेट कीजिए कि यस, इफ यू हैव डन सम अर्ली वर्क, उसको दिखाना अपने सीवी में। और गूगल स्कॉलर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर आप प्रोफाइल में जाएंगे और साइटेशंस आप देखेंगे, चेक कर सकते हैं। देखा कि साइटेड बाई, तो आपको एक हर आर्टिकल का साइटेशन भी मिल जाते हैं, इंडिविजुअल आर्टिकल वाइज भी मिल जाते हैं। आप सर्च कीजिए प्रॉपरली, गूगल स्कॉलर में कीजिए, गूगल में नहीं। पबमेड है, अपने अपने फील्ड के अलग अलग अच्छे जो है, जो सोर्स हो सकते हैं, उनसे उसको ढूंढिए, अपना देखिए आपका क्या एच इंडेक्स है, उसको सर्च कीजिए। तो देखिए जो आपका जो, अब हम बात हैं टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट में। आपने पीआई की इंफॉर्मेशन कर आपने एक जगह कंपाइल कर दी, ये तो वैसे आपको हमेशा रेडी रखनी चाहिए, और जब आप भरते हैं तो आपको पूछेगा ही, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें सीधे सीधे ऑनलाइन के प्रोफॉर्मा में। ना टाइटल का जो प्रोजेक्ट का है वो रिप्रेजेंटेटिव होगी, जो आपने काम किया उसको रिप्रेजेंट करता हो, नीड बेस्ड हो, हॉट टॉपिक जो कि उस समय एरिया में चल रहा है, विद द स्कोप ऑफ जो, और वो मैच करना चाहिए आपका एरिया विद द स्कोप ऑफ फंडिंग एजेंसी। फंडिंग एजेंसी किस चीज से डील करती है उससे मैच होना चाहिए। स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट बात करने वाला हो, अनएम्बिगुअस, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। और जनरली शुरुआत में 2 से 3 टाइटल लिखिए, और जब फाइनलाइज कीजिए, जब पूरा प्रपोजल बन जाए, तब किसी एक टाइटल को आप फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। नाउ
1 पेज। अब आप समरी, समरी मतलब पहले क्या होता है कि प्रोजेक्ट की समरी को देखकर या कहें कि एब्स्ट्रैक्ट को देखकर ये आइडिया किया जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट किस लायक है, तो जनरली 300 से 500 वर्ड की समरी लिखी जाती है। उसमें आप एक कंसाइज और कंप्लीट रोड मैप देंगे अपने रिसर्च का कि आप करने क्या चाह रहे हैं। ठीक, आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, प्लान, एक्सपेक्टेड आउटकम। मतलब एक पैरा में 300 से 500 वर्ड में, ज्यादा कहानी नहीं करनी है, ताकि सरसरी निगाह से उस पैरा को देख के समझ जाए हम कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्यों मांग रहे हो पैसा। पावर पैक्ड कंप्लीट स्टोरी होनी चाहिए आपकी पूरी कहानी की, क्योंकि रिव्यूअर आगे पढ़ने का मन तब बनाएगा जब वो इस पैरा से कन्विंस होगा। जो भी रिव्यू करेगा ना आपके, फ्लॉलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं, एंड इट मस्ट बी कोहेसिव एंड कोहेरेंट, दैट yes, either your sentence level or the idea level connections must be there with the, you know, the entire story। कि मतलब सेंटेंसेस लिंक हों, उनमें कोई ऐसा ना हो कि वो अलग अलग से फील हो, उनमें एक एकाग्रता उसके अंदर होनी चाहिए। सेंटेंस लेवल के कनेक्शन को हम कहते हैं कोहेजन, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ का जो कनेक्शन आइडिया का है उसको बोलते हैं हम कोहेरेंस। तो इन दोनों का ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना लगे कि बातें ना ग्रुप में टुकड़ों में है, आपका आइडिया एक जुड़ाव उसमें हो, स्वाभाविक सा फ्लो उसके अंदर होना चाहिए लैंग्वेज में, ये ध्यान रखें। नाउ अब आता है ओरिजिन ऑफ आइडिया, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, रैशनल, कई नाम से हो सकता है। एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना अपनी कहानी को कि विद द वर्ड लिमिट, विद इन द वर्ड लिमिट, कि भाई वर्ड लिमिट कितना है ये ध्यान दीजिएगा कि उस सेक्शन में प्रोजेक्ट कितना वर्ड लिमिट बोल रहा है, ये जरूर देख लें अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो। कैसे ये आइडिया जनरेट हुआ, कैसे ये आपको विचार आया, इस विचार की पृष्ठभूमि क्या है, और इस पृष्ठभूमि पे कितना पीछे आपको जाना है। ध्यान रहे एक ऑप्टिमम, सधा हुआ पीछे जाना है हमको सधे। देखते हैं ना टाइगर कैसे लेता है, 2-3 स्टेप लेता है पीछे बस खाली। बॉलर कितना, 4-5-7-10-12-15, भाई स्पिनर है 3-4-5 कदम, फास्ट बॉलर है तो 20-1 कदम। ऐसा तो नहीं कि वो पवेलियन से आ रहा है, तो यानी बैकग्राउंड में भी इतना पीछे नहीं जाना है कि 1947 की कहानी शुरू हो जाए। तो रैशनल बताइए और डेवलप कीजिए अपने आइडिया को, यहाँ पर बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, एंड अपनी हाइपोथेसिस आप देंगे, इसके एंड में आप अपनी हाइपोथेसिस देने तक आएंगे। प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालना कि हाँ भाई ये हुआ है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये काम नहीं हुआ और हमारी हाइपोथेसिस ये है। ठीक है, तो इस काम में इतना होना है काम। कई बार ये केवल 500 वर्ड का होता है, 700 वर्ड में आपको लिखना होता है, 500 वर्ड ज्यादा हो गया कभी तो किसी में शायद 1000 वर्ड, पर इससे ज्यादा कहीं नहीं, ज्यादातर वैसे 500 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है, इसलिए पावर पैक्ड लिखना। फिर आता है इंट्रोडक्शन का पार्ट, ये बैकग्राउंड, हमने ओरिजिन दी, आइडिया दिया, लॉजिकली, सीक्वेंशियली और सिस्टमैटिकली, तार्किकता के ढंग से एक के बाद एक, इसके बाद क्या चीज आनी, सिस्टमैटिकली आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हाइपोथेसिस देंगे, रैशनैलिटी के साथ, तार्किकता के साथ अपनी बात को रखेंगे, प्रॉपर रेफरेंस की सहायता से पुटअप करेंगे सारी चीजों को, और लेकिन ज्यादा पुराने रेफरेंसेस नहीं देने हैं, ध्यान रखिएगा क्या करना ही करना है, ज्यादा पुराने रेफरेंस नहीं देने। ठीक है, नाउ अब आती है बात, आपने हाइपोथेसिस दे दिया कि भाई ये करना है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए मोरलेस आपको लगता होगा कि ये थीसिस जैसा है, कि जैसे थीसिस का सिनॉप्सिस लिखते हैं, लेकिन ये आपको पिन पॉइंट और क्रिस्प प्रेजेंटेशन करना है। यू वोंट बिलीव, कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनका प्रोजेक्ट प्रपोजल 5-7 पेज में निपट जाता है, वो 5-7 पेज से ज्यादा प्रपोजल में मांगते ही नहीं। कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनके 20-25 पेज के होते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव, एक एम, एंड दैट एम विल बी स्प्लिटेड इनटू 4-5 ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट ऑब्जेक्टिव, वो जो ऑब्जेक्टिव है बुलेटेड फॉर्म में होने चाहिए, स्पेसिफिक, सटीक हो, मिजरेबल, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, खाली दिखने के स्मार्ट नहीं, मतलब सटीक हो,
नापने योग्य हो, उसको आप पा सकें ऐसे होने चाहिए, अचीव कर सकें, रेलेवेंट होने चाहिए आपके रिसर्च से, और समयबद्ध होने चाहिए। ठीक। नाउ अब आते हैं हम लिटरेचर, उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू की हम बात करते हैं कि भैया अब लिटरेचर रिव्यू की बात होगी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या काम किया गया है, देखें, चेक करें, करंट स्टेटस बताएं कि हाँ भाई इसका करंट स्टेटस क्या है। लास्ट 5 to 10 years के जो सबसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रेफरेंस हैं उनको, स्टडीज के, उनको कोट करें यहाँ पर, प्रॉपर साइटेशंस दें उनको, और हमें प्रेजेंट करना है कि क्या छूट गया काम करने से जिसको आप पूरा करने वाले हैं। ठीक है, यानी रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है तार्किकता के साथ। अब बात आती है मैथडोलॉजी की। तो जो आपने बोला या जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आप उसको किस मेथड से दूर करना चाहोगे, या क्या मैथडोलॉजी आप अपनाने जा रहे हो इस प्रोजेक्ट को, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो। हाउ यू आर सर्चिंग द वे आउट, प्रॉब्लम आपने बता दी, आपका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपका ब्लूप्रिंट क्या है मैथडोलॉजी का, आप क्या सोचते हैं, कौन से प्लान आपने बनाए हैं, उनका सीक्वेंस क्या होगा, जो मेथड है वो क्लासिकल है या मॉडिफाइड है, यानी ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, या उसमें कोई चेंज किया है आपने। ये सारी बातें मैथडोलॉजी में लिखनी है। और ज्यादातर फंडिंग एजेंसीज में मैथडोलॉजी का सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, हवाबाजी में नहीं लिखेंगे, वेग प्रेजेंटेशन नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द प्लान ऑफ एक्शन, इट शुड बी इन ट्यून। भाई जो आपने मैथडोलॉजी लिखी है उसी की ट्यून में प्लान ऑफ एक्शन होगा ना। मैथड आइडिया सेंट्रिक रखना है, आइडिया के इर्द गिर्द ही चीजें, प्लान ऑफ एक्शन आपका बनेगा। एंड इट शुड बी यूजफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, रिजल्ट को पाने के लिए ही आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना है ना। तो अब जब प्लान, ये प्लान जो है किसी ना किसी क्लॉक से जुड़ा हुआ होगा, हर चीज एक टाइम से जुड़ी हुई है, तो टाइम लाइन बताना, per chart, activity time graph, time schedule of activities, giving milestone through the bar diagrams, माइलस्टोन बनाए, बार डायग्राम दें, जिनकी सहायता से आप बताएं कि कितने समय में कौन सा जो आपका मेथडोलॉजी है वो पूरा होगा। ठीक। से फॉर एग्जांपल आप मेथडोलॉजी 1, चाहे नाम लिख दीजिए, आप उसमें नाम कर दीजिए, ये 0 से 6 महीने में पूरा होगा, देख रहे हैं ना। मेथडोलॉजी 2, 2 से 7 महीने में होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो टेबल फॉर्म में, या ऐसे कि प्रोजेक्ट की स्टेज ऊपर मंथ है, नीचे मेथडोलॉजी है, वहां चाहे वर्ड्स में लिख दीजिए। तो आपको इस ढंग से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, टाइमलाइन के रेफरेंस में आप करते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बजट। और फंड की जो डिमांड है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकल होनी चाहिए। देखिए, गाइडलाइंस क्या है, पिछले सालों में किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, कितना उनको बजट दिया गया, अगर ये संभव है उनके डेटा में अवेलेबल है तो वो देखें। एचआर रिक्रूटमेंट, आपको ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे जीआरएफ 1 चाहिए, 2 चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, उसके आधार पे बजट होगा। तो आपको वो भी चेक करना है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, तो बजटेड रिक्वायरमेंट है। इक्विपमेंट की अगर आप मांगने जा रहे हैं, वो जो डिमांड होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, सपोर्टेड विद जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन जरूर मांगा जाता है, क्या रीजन है, आप क्यों ये इक्विपमेंट मांग रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स, कंटिंजेंसी के जो बजट हैं, ये नीड बेस्ड हों और वेल जस्टिफाइड हो। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी मांग लिया। एग्रीवेटेड फिगर्स में नहीं मांगना है, जस्टिफाइड फिगर्स में मांगना है। ठीक है। सो ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है बजट का, आप यकीन मानिएगा। जो बजट जो है, ना केवल हम बजट को, कभी भी जब हम बजट बनाया, बजट हमने फाइनल किया, मान लिया आपका को डिफेंड करने के लिए बुला दिया, अब उसने कहा कि जी कंटीजेंसी तो बहुत मांगी है तुमने, हम इतना तो नहीं दे पाएंगे आपको, आपका पर इक्विपमेंट भी आपका जो है कम है, पैसा इक्विपमेंट में हम दे सकते हैं। कहा ठीक है सर, कंटीजेंसी का हम इक्विपमेंट में कर, तो यू शुड बी रेडी कि मुझे कहाँ से कट करना है, कहाँ पेश करना है, बजट को कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, या मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, ये आपको शुरू से पता होना चाहिए। ठीक। ताकि बजट को प्रेजेंट पेश करते हुए, जब आप शॉर्टलिस्ट हो गए मान लिया,
तो आप घबराए ना कि अचानक कहाँ से क्या कम करना है। तो आपकी प्रायोरिटी डिफाइंड होनी चाहिए आपके पास कि हाँ भाई ये करना है और ये नहीं। नाउ एक्सपेक्टेड आउटकम, कि सोचिए कि पैसा आपको क्यों दे भाई। पॉइंट आउट द एक्सपेक्टेड आउटकम, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी। क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, आप किस चीज को साथ लेके आने वाले, कैसे ये सोसाइटी को जो है बेनिफिट मिल सकता है आजकल हर चीज में। आजकल क्या, वैसे तो एक नैसर्गिक न्याय का नियम है कि सोसाइटी को आप क्या दे पा रहे हैं अपने रिसर्च के द्वारा, ये आप उद्धृत करें, ये रेफर करें। और ऑब्वियसली पेटेंटेबिलिटी इज ऑलवेज अ प्लस। अगर आप पेटेंट पे जा सकते हैं, आपको लगता है कि देयर माइट बी द अपॉर्चुनिटी ऑफ पेटेंटेबिलिटी, तो आपको, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो वो हमको हर हालत में आगे एक्सपेक्टेड आउटकम के तौर पे मेंशन करना चाहिए। और पूछते हैं कि भाई क्या संभावनाएं हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ। नो एक्सपर्टीज अवेलेबल, आपके पास कौन सी एक्सपर्टीज अवेलेबल है साहब। तो आप बताएं कि आपके पास क्या क्या है सुविधाएं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे लेबोरेटरी है, वट एवर द थिंग्स आर। उन इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं आपके आपके डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में, आपके इंस्टीट्यूट में, उनको आप बताएं, एनलिस्ट करें। शो योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द फील्ड ऑफ रिसर्च। इससे रिलेटेड आपने जो पहले काम किया उसको शो कीजिए, शोकेस कीजिए, बताइए। ये कॉलम मिलता है एक्सपर्टीज फैसिलिटी, एक्सपर्टीज और फैसिलिटीज अवेलेबल का, वहां आप डिस्कस कर सकते हैं। पीआईज के एक्सपर्टीज की बात की जाए तो आप बता सकते हैं विद प्रीवियस पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स। जाहिर सी बात है, अगर आपने रिसर्च किया तो कुछ ना कुछ पब्लिकेशन किया हो, तो उसको रेफरेंस जरूर मेंशन कीजिए आप। ठीक। नाउ सजेस्टेड रिव्यूअर्स, जनरली 2 से 5 रिव्यूअर्स पूछे जाते हैं। अगर पूछे गए तो आप वो जरूर दें, पर रिव्यूअर शुड बी वेल नोन एंड एक्सपर्ट ऑफ द सेम फील्ड, उस फील्ड का जाना माना नाम हो। कभी भी अपने ही इंस्टीट्यूट के लोगों का या अपने सुपरवाइजर का नाम या अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी फैकल्टी मेंबर का नाम एज ए रिव्यूअर ना दे, वो फायदा कुछ नहीं है। वो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू, दे आर नॉट गोइंग टू सेंड, वो आप भेजने वाले नहीं है उनके पास। तो अब बात आती है रेफरेंस की। जब भी आप रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग मेंटेन करें। हम अक्सर इसमें कई बार हम आलस कर जाते हैं या फिर ये कर जाते हैं कि यार छोड़ो यार, क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट ही तो है, कुछ भी नहीं। वहां भी आप यूनिफॉर्म स्टाइल बनाएंगे, जैसे कि आप रिसर्च पेपर के रखते हैं कोई भी एक स्टाइल में अपडेटेड लेटेस्ट रेफरेंस को देंगे। ओनली द रेलेवेंट एंड क्वालिटी पेपर्स को हम रेफर करेंगे साहब, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भर दिए रेफरेंस, क्योंकि प्रोजेक्ट में ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है रेफरेंस देने की। साइट फ्रॉम जर्नल्स ऑफ गुड इम्पैक्ट फैक्टर, किस जर्नल का आप रेफरेंस दे रहे हो वो ये जताता है कि आपकी पहुंच कहाँ तक है और आपकी सोच कहाँ तक जाती है। अगर आप हल्के लो सब स्टैंडर्ड जर्नल्स के रेफरेंस देंगे तो आपके काम की जो वैल्यू है वो और ही कम हो जाएगी, या आपके जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो लोअर ग्रेड की हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। एटलीस्ट अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के ना हो वो आपने जो साइट किए, पर वो अच्छे जर्नल्स के हों जो अच्छी इंडेक्सिंग वाले हैं, SCI, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस। ठीक है। एंड हैव ए कंट्रोल ऑन सेल्फ रेफरेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया। कितना बताया था भाई, मुझे कोई बताएगा? पिछले वाले सेशन में सेल्फ रेफरेंस का लिमिटेशन मैंने कितना बताया था? एनीवन प्लीज। हाँ जी। 15%। हाँ 10 to 15%। या एग्जैक्टली मैम, वेरी गुड। 10 to 15% जो है से ज्यादा हमें सेल्फ रेफरेंस कभी नहीं डालने चाहिए। यहाँ पर आप सेल्फ रेफरेंस वहां डाल सकते हैं जहां पर पीआई के एक्सपर्टीज की बात हो रही है। ठीक है ना, तो आप अपने रेफरेंसेस को डाल सकते हैं, भाई मैंने ये काम किया, ये इसी से रिलेटेड, तो वहां आप डाल सकते हैं। ठीक। नाउ चेकलिस्ट। अब आप एक अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए, पीआई का डिटेल, सीवी अपलोड किया कि नहीं, एंडोर्समेंट फ्रॉम द हेड आपने ले लिया कि नहीं, टाइटल को डबल चेक कीजिए। मेरे साथ ही एक बार घटना, पूरा प्रोजेक्ट बनाया बनाया और उसमें जो है टाइटल में ही एक जगह स्पेल मिस्टेक हो गया। अरे मैंने कहा यार ये कभी नहीं मिलने वाला। प्रोजेक्ट वॉज वंडरफुली रिटर्न, मेरा अब तक का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लेकिन वो नहीं मिला।
मुझे कारण सीधे सीधे समझ में आ गया था कि मैंने खुद जब टाइटल के में ही मिस्टेक कर दी। अंदर टाइटल सही था लेकिन जो फाइल जो गई उसमें टाइटल गड़बड़ था। बस बैड इंप्रेशन के लिए उतना ही चीज बहुत है। तो वर्ब एक एक अक्षर के साथ स्पेलिंग को देख लें, डबल चेक द समरी, समरी को वापस से चेक करें। समरी के आधार पे ही रिव्यूअर ये मन बना लेता है, मन बनाता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को देखिए कि आपने क्यों जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड करेंगे फेट आपके प्रोजेक्ट का। चेक द कंसिस्टेंसी बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथोडोलॉजी और प्लान ऑफ एक्शन। मतलब ऑब्जेक्टिव्स की ट्यून में ही हो मेथोडोलॉजी या प्लान ऑफ एक्शन। पता चला ऑब्जेक्टिव कुछ और बना रखे, मेथोडोलॉजी में कुछ बात और बात हो रखी। बाद में ख्याल आया तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, या ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट था उसका जिक्र कहीं मेथोडोलॉजी प्लान ऑफ एक्शन में है ही नहीं। तो ये जो तारतम्यता जब घटती है ना, तो आपके चांसेस कम होते चले जाते हैं। चेक द सीलिंग, ये देखिए कि कितना सीलिंग है भाई, कि भाई इतने से ज्यादा नहीं मिलना है। प्रोजेक्ट की लिमिट ही इतनी है कि 15 लाख मिलेगा। 16 लाख 20 लाख के प्रोजेक्ट का क्या करेंगे भाई? बजट में एक एक चीज का जस्टिफिकेशन हो प्रॉपर। सो इससे पहले कि मैं उस चीज पर आऊं कि मैं फिलहाल थोड़ी देर स्टॉप करूंगा शेयरिंग को। इससे पहले कि हम और बात करें कि प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कि क्या होने जा रहा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हम प्रोजेक्ट के रेफरेंस में, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात करते हैं, तो हमको ये लगता है कि यार प्रोजेक्ट करके अपना वो क्यों करें हम, अपना टाइम क्यों खोटी करें। बोल कई लोगों को ऐसा लगता है क्या प्रोजेक्ट करना है। बोल सर, आपको प्रोजेक्ट के मैंने पहले ही बताया, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी अवश्य। और जितना पठन पाठन करते हैं, जितना हम पढ़ना पढ़ाने का कार्य करते हैं, शैक्षणिक कार्य करते हैं, उससे ज़्यादा आसानी से हमको इस क्षेत्र में वो करते हैं। दूसरा, पब्लिकेशंस जो आपके निकल के आएंगे ये प्रोजेक्ट के रेफरेंस से ही आने वाले। इस दिन ऐसा नहीं होने वाला कि भाई खाली शैक्षणिक कार्य से आपके पास पब्लिकेशन तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो इससे रिसर्च करना इसलिए जरूरी हो जाता है। स्वयं नहीं कर पा रहे तो एक अच्छी टीम के साथ मिलकर कुछ काम कीजिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में काम कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ साइट्स के बारे में बताऊंगा पहले, जहां अभी रिसेंटली कॉल आ रखी है या कैसे हमें देखना चाहिए। तो आई एम जस्ट मेंशनिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माय क्रोम विंडो फॉर यू। ठीक है, तो ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। यस, गूगल क्रोम, सॉरी। ठीक है, नाउ पहली मैं आपको जा रहा हूँ साइंसेज वालों के लिए, SCRB। देखिए आप, या ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड DST का जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए जगह मिलती है। उसमें आप देखिए, ये आपको पूछता है अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, कंप्लीट PI गाइडलाइंस, को PI मेंटर गाइडलाइंस, क्विक नोट्स टू सबमिट अ प्रपोजल, इसमें सारी चीजें लिखी हुई कैसे करना है ये आप रिफर जरूर करें। पहले ही पॉपअप आता है। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम यूजर नहीं हूं, मेरे पास अपना लॉगिन वगैरह है, तो मैं वहां पर कर सकता हूं। मैं अभी आपको नहीं जा रहा हूं। तो पहली चीज जो ब्लिंक कर रही है वो है अनाउंसमेंट। आप देखें, अनाउंसमेंट को क्लिक करें, क्लोज्ड, ऑनगोइंग, अपकमिंग। तो ऑनगोइंग पे जाते हैं। ऑनगोइंग में इस समय जो साल भर चलने वाली स्कीम्स हैं वो ऊपर है, SCRB पावर। और SCRB पावर फेलोशिप महिलाओं के लिए है, साइंस में जो काम कर रही हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे जॉब में नहीं है, उनके लिए जो है फेलोशिप है बहुत अच्छी। तो उसको जरूर देखें। इसके अलावा इस समय सबसे बड़ी ग्रांट प्रपोजल है को रिसर्च ग्रांट, जो खुली हुई है 15 मार्च तक। ठीक है, स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट भी आपके पास अवेलेबल है। जो नई फैकल्टी नई ज्वाइन की है उनके लिए है। टीचर्स एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस, टेयर, है ना, टेयर है, तो ये आप कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। इनकी तरीका क्या है, जो स्कीम है उसको क्लिक कर ले में,
व्हेन यू आर क्लिकिंग दिट, वो उसकी पूरी गाइडलाइन देगा, एलिजिबिलिटी बताएगा कि आप क्या है क्या नहीं है, व्हाट क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन वाले लोग इसको डाल सकते हैं। ठीक है, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ द सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे, इसको जरूर देखना है आपने। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन को भी देख ले। और देखिए, ये बायोडाटा का टेम्पलेट है, मैं पहले आपको, जैसे बायोडाटा का टेम्पलेट है, ये एक टेम्पलेट मैंने ये निकाल लिया मान लिया। अब देखिए पीआई का बायोडाटा, यानी पीआई का बायोडाटा ऐसा है, तो कोई भी बायोडाटा नहीं डालना है, बायोडाटा इसी फॉर्मेट में होगा। क्या है, नेम ऑफ फुल करस्पॉन्डिंग ऑथर, ईमेल, इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ बर्थ, डिग्रीज आपकी आ गई। उसके बाद उसने बोला है वर्क एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, प्राइज, अवार्ड, पब्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ पेपर्स पब्लिश इन एससीआई जर्नल्स, केवल एससीआई जर्नल मांग रहा है, देख रहे हैं आप। तो आपके टॉम डिक एंड हैरी जर्नल्स के पब्लिकेशन यहाँ नहीं चलेंगे। पेटेंट्स हैं वो बताइए, मेथड्स, ये आ जाएगा। और इन ईयर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर, ईयर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर बना दीजिए। अगर आपके पास बहुत सारे पेपर है मान लिया, तो रेलेवेंट पेपर्स को जिक्र कर लीजिए, या लास्ट 5 ईयर्स को क्राइटेरिया बना लीजिए उन पेपर्स को, या फिर जो हाई इंपैक्ट हैं उनको बता दीजिए। तो दिस यू कैन पुट अप हेयर इन दैट फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट में बनाना है। और ये जो है ये आपको अपने जो रजिस्टर्ड प्रोफाइल है उसमें आपको इसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप अपने प्रोफाइल इसमें साइन इन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और अपना अपना प्रोफाइल बनाकर उसमें अपलोड करके परमानेंट रख देना है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एक एंडोर्समेंट सॉर्ट ऑफ रहता है। पीआई का एंडोर्समेंट डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट होगा, ऐसे ही एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का भी होगा। सो ये आप, और प्लेजरिज्म की अंडरटेकिंग, ये प्लेजरिज्म भी यहाँ आप आज अब जो है कुछ सालों से, विगत 2-3 सालों से आपको इसमें भी देना होता है प्लेजरिज्म का अंडरटेकिंग, कि हाँ जी ये प्लेजरिज्म से फ्री है आपका जो प्रपोजल है, यानी आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है दिस थिंग। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि इस डिटरमिन प्लेजरिज्म थ्रू ए प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल, किस प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से आपने इसको रन किया है। ठीक है, और ये 10% से कम है, ये आप बता रहे हैं 2018, देख रहे हैं आप कि एज पर 2018 रेगुलेशन जो प्लेजरिज्म का है उसके अकॉर्डिंग मैं इससे अवेयर हूँ, और ये जो है फ्री ऑफ नो प्लेजरिज्म नहीं है ये इसमें। तो ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये अब बात आ गई एक तरह की स्कीम की। इस तरह की कई स्कीम्स हैं जो आपको एससीआरबी में मिलेंगी। आपको जैसे जाना है बाय द वे, तो आप देखिए बायोडाटा का टेम्पलेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर, ये सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। नाउ इफ यू रियली वांट टू गो अहेड विद दैट, यू कैन गो फॉर लॉगिन। से फॉर एग्जांपल मेरा जो लॉगिन है वो लॉगिन, आई कैन गो विद दैट, दिस आई हैव दिस लॉगिन, आई कैन गो टू, मेरा अपना प्रोफाइल है, मैं वहाँ जाऊँगा। आई एम नॉट ओपनिंग दिस थिंग फॉर, तो आप अपना बनाकर उसमें प्रोजेक्ट को डालेंगे, एक एक करके जो जो स्कीम होगी उसमें हम बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एससीआरबी की बात होगी जो इस समय चल रहा है। दूसरा एक प्रोजेक्ट में आईसीएसएसआर, आई डोंट नो इस समय ओपन, शायद आईसीएसआर में तो नहीं होंगी मोस्ट प्रॉब्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो आपका जो है, या इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसमें भी जो रिसर्च के प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ गाइडलाइंस वगैरह सब मिलेंगी। कैन यू सी है, यहाँ आप जाएंगे एक बेटा, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स, दिस यू क्लिक है, और यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेंगी, मेजर माइनर क्या है। इस समय तो मेरे ख्याल से रिसर्च प्रोजेक्ट की कोई कॉल इसमें है नहीं। आज सारे तरह के फॉर्मेट आपके पास इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। मोस्ट प्रॉब्ली इस समय प्रोजेक्ट की मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें अवेलेबल है। यहाँ पिछले बार के रिसर्च के रिजल्ट आप देख सकते हैं, किसको कितना मिला, ये मिला, और कोई पर्टिकुलर कॉल है तो वो देख सकते हैं। आईसीएसआर एक काफ़ी मल्टीडिसिप्लिनरी दे रहा है, जहाँ तक मुझे स्कीम का ध्यान है, इम्प्रेस, इम्प्रेस इन्हीं की स्कीम है, शायद इस समय है कि नहीं है, आई डोंट नो। इम्प्रेस नाम से इनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट आता है, जो कि जो है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी सोसाइटी ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटी के जिनका एम जो है सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट है, उसको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, वो हम बात कर सकते हैं। यहाँ सारी गाइडलाइन आपको दी गई है, तो उसको ज़रूर देखें। अब आईसीएसआर के अलावा आईसीएमआर है, या डीबीटी, मैं आपको बताऊं डीबीटी का जो ई प्रोमिस, या डीबीटी का भी एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस, देखिए जैसे डीएसटी है वैसे डीबीटी, डीबीटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी जो epromise.nic.in DBT epromise.nic.in एक अपना वो है, ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जैसे SCRB का है। इस प्लेटफॉर्म पर भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, गाइडलाइन देख सकते हैं। इसी तरह से मोर और लेस सिमिलर है SCRB की तरह। यहाँ पर आपको स्कीम विच आर ओपन थ्रू आउट द ईयर वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप उनको जाइए, बायोटेक सान इस तरह की आपकी स्कीम आपको मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए एंड देन सबमिशन गाइडलाइंस, रिव्यूअर गाइडलाइंस, सारी गाइडलाइंस आपके पास अवेलेबल है। और जो करंट आपके पास जो कॉल चल रहे हैं वो आपके पास आपको दिख रहे हैं कि इस समय चल रही है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बायोलेटर प्रोग्राम जो भी है आपके पास यहाँ पर मिलेंगे और इसके थ्रू आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का भी है, ठीक है। इसके अलावा एआईसीटी के अपने जो है रिसर्च प्रपोजल के मिलते हैं। एआईसीटी के जो एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट में जाकर उनको अपने अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफाइल के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। मैं एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, ठीक है। तो अब एक और प्रोजेक्ट की जो मैं बताना चाह रहा था, शायद बिराक या बिराक, इफ आई गेट इट, मैं शायद उस पर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मेरे को एक मेल आई थी। इफ आई कैन गेट इट, लेट मी चेक यू। अगर आप मेरी मेल देख पा रहे हो, या बिराक, ये भी जारी देगा। 15 फरवरी से को एक कॉल खुली है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा, ठीक है, जैसे बिराक बोलते हैं, BIRAC। उसकी भी जो है प्रोफाइल BIRAC.nic.in, इसकी भी जो है एकेडमिक इनोवेशन रिसर्च के लिए जो है कैटेगरी में हम एकेडमिक वाले डाल सकते हैं। दैट यू कैन ऑल्सो प्लान, ठीक है। इसके अलावा BRNS जो न्यूक्लियर साइंस रिसर्च के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। UGC DAE CSR है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नहीं, मैं ICMR के अलावा आयुष, योगा से रिलेटेड, सिद्धा से रिलेटेड आयुष डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसमें आप जो है प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष के जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, दैट यू कैन प्लान, वो भी आप इनके थ्रू प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, अपनी एजेंसी से रिलेटेड तो आपको पता रखना पड़ेगा। अगर उसका तरीका वही है कि कहाँ कहाँ से जो अच्छे प्रोजेक्ट करने वाले हैं उनके CV देखे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से किए हैं, तो यू विल गेट सर्टेनली सम ऑफ द आइडियाज, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक मैंने इसमें देखा भी था प्रोजेक्ट का, अगर यहाँ पर मुझे मिलता है तो मैं दिखाऊंगा आपको। हालांकि आयुष में प्रोजेक्ट की थोड़ा संख्या कम है, बट यस, वंडरफुल प्रोजेक्ट्स आर कमिंग देयर, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी एक प्रोजेक्ट है AICT के थ्रू। ये भी कॉल ओपन है शायद, कि नहीं, ये चली गई, अभी बंद हुई है। शायद 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। मैंने अभी डाला है प्रोजेक्ट खुद भी एक बार इसमें। तो ये ये AICT के तत्वाधान में जो भारतीय ज्ञान जो सिस्टम है हमारा, उसके लिए अभी शायद कितना, हाँ अभी है 25 फरवरी डेट, अच्छा आज ही लास्ट डेट है इसकी। तो देन यू कैन ऑल्सो प्लान रिगार्डिंग टू दिस। आपके पास जो है, जो अगर मैं कहूँ आपको इंग्लिश ब्राउचर, हिंदी ब्राउचर, इंग्लिश ब्राउचर कर लूँ ओपन, इट वुड बी इजी फॉर मी। तो देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को आप क्या अन्वेषण कर सकते हैं और उसको क्या यूटिलिटी वाली कोई सी चीज लेके आ सकते हैं, उसके लिए ये प्रोजेक्ट मांगे गए हैं। ज्यादा कहानी नहीं है, 10 लाख रुपए दिया जाएगा 2 साल के लिए, या मैक्सिमम 20 साल, 20 लाख रुपए, जिसमें जो है आप जो है इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी इंडियन नॉलेज सिस्टम, ताकि पॉपुलेशन ऑफ स्कीम्स समाज के लिए, रिकमेंडेशन वेर एवर रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ, जिससे जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का को बढ़ावा मिले। किस किस क्षेत्र में? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, गणित, केमिकल साइंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, वास्तु, शिल्प शास्त्र, न्यू यूनिवर्सल सोशियोलॉजिकल मॉडल बेस्ड ऑन एमिक लाइक मनुस्मृति, मनुस्मृति एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बेस पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं। IKS अप्रोच फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम अप्रोच फॉर साइकोलॉजी, कॉग्निशन, कंसाइसनेस, ठीक है। और इसी तरह के और फील्ड में
बस ये है कि गिर्द भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप हो, प्योर साइंटिफिक ऐसे नहीं चाहिए, मतलब कुल मिला के लाइक हमारे किसी संस्कृति का या किसी विधा का समाज के लिए क्या डायरेक्ट बेनिफिट है या उसको एक्सप्लोर करना। तो कई तरह के इसमें वो बनाए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लान किए जा सकते हैं, और ये बैक टू बैक आ रहा है। पिछली बार अभी अक्टूबर में भी एक, इसकी नवंबर में साइकिल खत्म हुई थी, वापस इस बार आ गया है। तो एआईसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये तत्वाधान में एआईसीटी जो है इसको फंड कर रही है, और बड़ी जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे, बहुत फास्ट है ये। आई एम वेरी हैप्पी। इतनी जल्दी होता नहीं कि प्रपोजल ड्यू हुआ 25 फरवरी को खत्म हो जाएंगे, अवार्ड अनाउंस हो जाएगा मिड मार्च में। देखिए आप कितनी वो बढ़िया बात है ना। तो मिड मार्च में अवार्ड अनाउंस हो जाएंगे, फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी मिडिल ऑफ मार्च से, प्रोग्रेस रिपोर्ट ड्यू हो जाएगी 1 अगस्त में, आपको पहली रिपोर्ट भी देनी है, और फाइनल रिपोर्ट आपकी 31 मार्च 2025 को ड्यू होगी। दैट इज फास्टेस्ट वन आई कुड फाइंड। ठीक है। सो here I lies my discussion, and we'll go back to the remaining part of the presentation, ताकि हम जो है इसको समाप्त करके अपना जो डिस्कशन पार्ट है उसकी तरफ फोकस कर पाए। सो अब मैं चलता हूँ टू बिगिन विद द प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल जो हमने बनाया है, बनाने की आप सोच रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि आपको भविष्य में क्या जरूरत पड़ने वाली है, और प्रोजेक्ट का आउटलाइन जल्द अब हमें तैयार रखना चाहिए। हमें प्रोजेक्ट कब कौन स्कीम आ जाए उसके अनुरूप हम ढाल लें उसको, वो अलग बात है। एक अच्छी टीम बनाएं, उनके साथ काम करें। ईच प्रोजेक्ट को हम हर एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं किसी न किसी आउटकम से, तो एटलीस्ट एक पेपर उससे निकल के आए, अच्छा पब्लिकेशन उससे निकल के आए, रिपीटेड जर्नल में छापिए विद अक्नॉलेजमेंट टू द ग्रांट। उस ग्रांट को जरूर अक्नॉलेज कीजिए। आप मेरे पेपर देखिएगा, हर ग्रांट पेपर में आपको जो भी ग्रांट सपोर्टेड होगा अक्नॉलेजमेंट नंबर उसमें लिखा होगा, लिखते हैं सब लोग। अच्छे जर्नल के लिए मैंने अपनी जो लिंक दी है, लिंक्स बाय सिमल्टी, उसमें मैंने आपको बताया है बील्स लिस्ट, BEAL एपोस्ट्रोफी S, बील्स लिस्ट ऑफ प्रेडेटरी जर्नल्स। तो प्रेडेटरी जर्नल की एक लिस्ट है, उन जर्नल में मत छापिए। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं है, देखिए जी पेपर मैंने मेरे पे आई हैव डन 11 प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो मैंने मिनिस्ट्री जो मैंने जापान में किया था। उसके अलावा मेरे 10 नेशनल प्रोजेक्ट हैं, चाहे DST हो, AICT हो, UGC हो, UGC DECSR हो, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन हो। सो मैनी एजेंसी से, मैं 11 एजेंसी समझ, लगभग 11, मतलब 11 प्रोजेक्ट है तो लगभग 5-7 एजेंसी से तो कर ही रखे। पर रिजेक्शन होते हैं। 11 प्रोजेक्ट किए तो आप यकीन मानिए मैंने 30-35 प्रोजेक्ट लिखे होंगे, प्रपोजल डाले होंगे, तो रिजेक्शन होते हैं। इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, जस्ट ट्राई करते रहना है। ये ध्यान रखें कि देखिए चैलेंजेस हैं, फंडिंग में बहुत कट हुए हैं, मेजर फंडिंग खासकर उसमें। अब शायद जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में सुना है 5,000 करोड़ रुपए की बात आई है अंडर NEP में, वो मूर्त रूप लेता है तो और अच्छा होगा। टीचिंग वर्कलोड अपने में एक समस्या है, रिसर्च के लिए समय, कॉलेजेस में और समस्या है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो फिर भी रिसर्च के लिए समय निकल सकता है, कॉलेजेस में बहुत छोटा सिस्टम है, उसमें बहुत मुश्किल है। एकेडमिक राइटिंग, ये लिखने का जो तरीका है प्रोजेक्ट का, वो बहुत लोगों में जो है नहीं है, उसको सीखना आवश्यक है। वो भी एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर से, इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्डिंग के अलावा कोई सपोर्ट आपको मिलता नहीं है रिसर्च के बारे में, तो ये थोड़ा विडंबना है। लैक ऑफ एफिशिएंट रिसर्च सपोर्ट सेल्स इन वेरियस इंस्टीट्यूट, बहुत सारे, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पर जो है रिसर्च सपोर्ट सेल्स होंगे, और अगर हैं तो वो बहुत कम ऐसे होंगे जो वाकई सपोर्ट करते होंगे। रिलक्टेंट सीनियर्स who are not willing to pass on the legacy of writing। सीनियर्स जो अच्छे प्रोजेक्ट किए लेकिन बताना नहीं चाहते कि भैया क्यों बताएं, और शायद उनके पास समय नहीं है। ठीक है, बट आई थिंक आई एम होपफुल, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट द जर्नी। दैट्स व्हाई मेरे को जितना भी कुछ पता हो मैं अवश्य हर एक को बताता हूँ कि आप ऐसे लिखें, ऐसे करें प्रोजेक्ट। अगर मैंने लिखा है भैया तो हो सकता है आप अच्छा प्रोजेक्ट ले लो भाई, और अच्छा काम कर लो। अल्टीमेटली हमारे समाज और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना है, हमारे काम कोई भी करे। सो आपको अपने रिलेटेड फंडिंग एजेंसीज की वेबसाइट ढूंढिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टाइमिंग एंड नेम ऑफ स्कीम्स को नोट कीजिए कि कब कौन सी आनी है, उसका एक कैलेंडर बना लीजिए अगर हो सके तो। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट, गेट इट चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय योर साइंटिस्ट, बाय योर सीनियर्स और फ्रेंड्स, उनसे चेक करवाइए। एंड देन इसके अलावा मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, रिसेंटली इस पे भी एकेडमिक राइटिंग एक बुक हमने लिखी, और एक 2021 को
ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमने उसको लॉन्च भी किया और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। वो लिंक भी मैंने दी है, इंटरेस्टेड हो तो जरूर लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। और ये हमारे मेरा यूट्यूब का चैनल है खुद, उसमें उसी में बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है। प्लीज़ एंजॉय कीजिए, सीखिए उस चीज़ को। और AW लेक्चर्स, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वो आपको मिलेंगे वहाँ पर। इसके अलावा स्वयं प्रभा में भी जो है के चैनल्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको कई मटेरियल आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एक्सेट्रा में। वी हैव स्वयं प्रभा चैनल नंबर 15 के लिए भी हमने कई सारे जो है लिखे हैं मॉड्यूल्स, ई कंटेंट्स वगैरह। स्वयं में हमारा स्वयं से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो ये भी एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने उसमें। अर्पित में भी मैंने कंट्रीब्यूट किया था कुछ समय पहले। एक पॉडकास्ट है, अगर आप अमेजन म्यूजिक देखते होंगे तो अमेजन म्यूजिक में जस्ट आस्क, आप पूछिएगा कि एलेक्सा प्ले एकेडमिक राइटिंग पॉडकास्ट, तो मेरा पॉडकास्ट चलने लगेगा। ठीक है, तो आप सर्च भी करेंगे, ये जो लिंक दे रखी है, पॉडकास्ट क्या है, ऑडियो चैनल। तो जो भी आप एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं वो सारा जो स्वयं का मॉड्यूल है वो दैट इज अवेलेबल इन अवर पॉडकास्ट, ताकि जो है जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं ऑडियो देखकर उसको सुनकर ज्ञान प्राप्त करें और फायदा उठाएं उस चीज का। फार्मास्टेट एक प्राइवेट एडटेक प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे मेरे जो है एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड वर्सेटाइल जो है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग पे भी खुद का अपना एक जो है स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। एंड एकेडमिक राइटिंग स्वयं मुख हम चला ही रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट जुलाई में इसको वापस से आएगा। इस समय तो नहीं चल रहा है इस साइकिल में, इस समय इसके कल ही एग्जाम हुआ है उसका, कल क्या शायद आज या कल एग्जाम है उसका पिछले साइकिल का। सो इट हैज़ बीन ए वंडरफुल जर्नी विद द UGC विद एकेडमिक राइटिंग मूव। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप नेक्स्ट साइकिल में अवश्य ज्वाइन कीजिएगा एकेडमिक राइटिंग मूव, और जिसमें इस तरह से हमको आपको दिखेगा वो UGC का। तो फिलहाल तो ये विद ए प्रॉमिस टू ट्रिगर एन एक्सेलेंट एकेडमिक राइटर इन यू। सो लगभग जो है 64,000 से ऊपर हमारे लर्नर्स हैं। दिस माय वाइफ एंड माय बेटर हाफ एंड माय कलीग डॉक्टर मोना सिमल्टी who is a subject matter expert there along with Professor Rajat Agrawal in academic writing. प्रोफेसर, ये सब हमारी टीम का हिस्सा है, हम लाइव वेबिनार करते हैं। वी हैव गॉट काफ़ी अच्छी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको काफ़ी रिकॉग्निशन मिली है। टॉप 30 वर्ल्ड वाइड मूव्स में रहे हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD ने भी हमको जो है रिकॉग्नाइज किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने किया है। फार्मेसी का पहला मूक हम लेके आए, आपको आपके मित्र हो फार्मेसी एजुकेशन वाले उनको भी बताएं। अगले साल फिर हम फार्मेसी जो जुलाई का महीना है उसमें हम वापस आएंगे इस मूक को लेकर, ऑनलाइन कोर्स को लेकर। तो विद दिस जस्ट रेस्ट माय डिस्कशन ऑन। धन्यवाद देता हूँ HRDC नागपुर को और अपनी सारी फंडिंग एजेंसीज को लाइक UGC, DST, AICT, डेको फाउंडेशन, मेजर यूनिवर्सिटी जापान, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, UGC मूक्स और ऑब्वियसली हमारी HRDC टीम नागपुर की, उनको धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। वही होते हैं जो सोचते हैं वही कर पाते हैं, जो थोड़ा क्रेजी सोचते हैं ना वही कर पाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद आपका। और जब भी आपको नेक्स्ट साइकिल में एकेडमिक राइटिंग बुक मिलता है अवश्य कीजिएगा। दिस माय ईमेल आईडी एंड माय फोन नंबर फॉर योर रेफरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ एकेडमिक हेल्प। किसी भी तरह की अकादमिक आपको सहायता हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ ऑन जस्ट ऑन सिंगल कॉल, जस्ट ऑन ए सिंगल कॉल। सो आई एम इन ए ऑनलाइन मीटिंग, प्लीज कम लेटर। तो क्वेश्चंस प्लीज। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस और कुछ मैसेजेस हाँ आते जी, हैं। ठीक है। Thank you, sir, for giving the thank you for such a creative for the research to improve the chances of securing grant funding for their. Uh, ठीक है, okay. A question I couldn't see. Sir, one of the participant is asking about link for your book on academic writing. Yeah, I have given, मैंने links of मैंने वो दिया है ना आपको, जी जी। tiny.cc links by Simelty, उसी में लिंक भी दी हुई है। ठीक है, ओके सर, ओके। मैं आपको बताता हूँ अभी, चाहिए tiny.cc
लिंक्स बाय सिमिलरिटी, स्पेसिफिक लिंक चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इट इज अवेलेबल द अमेजन में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, इट्स नॉट बिग टास्क। अगर आप डायरेक्ट पब्लिशर से लेंगे तो यू विल गेट बेनिफिट, आपको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, अमेजन वाले वैसे ही ज़्यादा महंगी देते हैं। ठीक है। यस सर। देखिए जहाँ तक का उसका सवाल है, बल्कि वो मैंने इसीलिए बुक भी तो हालांकि वो थी पर आई कैप, मैंने स्पेशली उसको बोला था पब्लिशर को कि डोंट पुट द प्राइस सो हाई। So it's good that we have been able to put the books price there at a reasonable one. तो मैं आपको लिंक फिर भी भेज रहा हूँ, देखिए दिस आई हैव सेंड द लिंक ऑफ डायरेक्ट लिंक ऑफ एकेडमिक राइटिंग बुक। ठीक है, तो दिस यू कैन से। और यस एक बार वापस आपको वो लिंक दे रहा हूँ, अपने पास सेव करके रखिएगा प्लीज, मेरा आपको निवेदन है। आई कीप ऑन अपडेटिंग दिस रेफरेंस, दिस लिस्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले भी दी है, पिछले सेशन में भी मेरे ख्याल से, इस सेशन में वापस से यस दे रहा हूँ, लिंक्स यस बाय सर। सिमिलरिटी। ठीक है, इसको देखिएगा, आई कीप ऑन चेकिंग, आपके रिसर्च से रिलेटेड, आपके टीचिंग से रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड, मूक से रिलेटेड, और वट एवर कुछ जो मुझे लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। और इसमें एकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड एक बुक का भी एक लिंक मैंने दे रखा है, या यूजीसी की जो मैंने बताया साइंटिफिक, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, तो जरूर उसको रेफर कीजिए। रिसोर्सेज आर अवेलेबल। और प्रोजेक्ट खाली लिखना वो नहीं है, प्रोजेक्ट आपको छोटे छोटे काम बिना पैसों के या बिना ग्रांट के भी करने होंगे, तभी आपके पास प्रोजेक्ट आएगा। ये सोचें कि आप रात भर, आप जो है महीनों आराम करते रहे और अचानक जो है आइंस्टाइन की तरह कोई ख्याल आता है और आप प्रोजेक्ट लिख डालते हैं और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है महोदय। मैं लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, पर अभी भी आई डू गेट द रिजेक्शंस, आई कैन हैप्पीली से यू। ठीक है, तो अभी मुझे रिसेंटली कुछ समय पहले ही रिजेक्शन आया है। काम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, नो इश्यू। ठीक है, नहीं समझ में आता, क्योंकि जो रिव्यू करने वाला है वो आपका और मेरी तरह ही बैठा है, कोई जरूरी नहीं कि हर आइडिया हर एक को समझ में आए। ठीक है ना, तो कमियां चीज पर इसमें लगे रहना पड़ता है, एक एक प्रोजेक्ट के पीछे लगे रहना पड़ता है। और आप यकीन करेंगे, when I started, I joined my career in academics in 2004 and I got my first project in 2007। पहला प्रोजेक्ट उस समय मेरे पास 22 लाख का था, 2007 में, कैन यू बिलीव? 2007 में 22 लाख का प्रोजेक्ट था। उसके बाद से कोई साल ऐसा रहा नहीं जब मेरे पे प्रोजेक्ट रहा नहीं। कैन यू बिलीव? आज 20 साल होते हैं। तो वो टेम्पो बनाने के लिए कंटिन्यूटी बनाना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। कभी मैं नहीं रहा बिना प्रोजेक्ट के, एवरी टाइम आई एम हैविंग ए प्रोजेक्ट। और एक समय तो ऐसा था जब मैं 3-3 प्रोजेक्ट साथ चला रहा था। तो दैट्स चैलेंज, आपको टेम्पो बनाना, और वो एक बार जब आ जाएगा ना चीजें साथ में, फाइनेंशियल गाइडलाइंस का फायदा, यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक बिल को पास कराने के लिए आपको अपने रिसर्च पेपर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स जरूर पढ़े कि, और मेरे कागज कभी गलत नहीं होते, जब मैं चलता हूँ सटीक नियमों से चलता हूँ, वो जरूरी है। आप जीएफआर को फॉलो करें, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, या जो भी रूल्स आपके अगर तथाकथित वो जो प्रशासन है वो मानता है उसको माने, और उनसे वाकिफ हों और तब आगे बढ़े। नहीं तो आपको वो समस्या ज्यादा लगेगी प्रोजेक्ट, और अचीवमेंट कम लगेगा। ठीक है, जी सर। नो क्वेश्चंस। हम्म, और कोई क्वेरी आपकी है तो आमंत्रित करता हूँ, पूछिए इनमें। और प्रोजेक्ट डालिए अभी, और डीएसटी में भी, एससीआरबी में भी जो न्यू फैकल्टी मेंबर अगर कहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए जो है स्टार्टअप ग्रांट अप्लाई है, अभी भी उसकी डेट है, डालिए। इनफैक्ट स्टार्टअप ग्रांट में ज्यादा मेहनत नहीं होती, स्टार्टअप ग्रांट ज्यादा इजीली, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है ना बना हुआ, तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप ग्रांट है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टअप ग्रांट ज्यादा इजीली बनती है, बट इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव नाउअडेज। पर आप सही समय पर अगर सही जगह नॉक करेंगे अपॉर्चुनिटीज को, तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो स्टार्ट विद दिस स्मॉलर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि पहली बार ही 1.5 करोड़ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिए, जी 1 करोड़ का ही लिख। सर स्टार्ट कीजिए, 2 लाख 5 लाख से स्टार्ट कीजिए। मैंने 1,75,000 का भी प्रोजेक्ट कर रखा है, स्टार्टिंग में माइनर प्रोजेक्ट मिलते थे यूजीसी के, दैट आई हैव डन। मजे की बात है, उस 1,75,000 में से भी खाली 75,000 की 1,20,000 ही आया, दूसरी किस्त आई ही नहीं, तो फंडिंग एजेंसी ने दी ही नहीं। आप सोच लीजिए, आप तो ऐसा भी होता है। डीएसटी में भी एक बार वह 3 किस्त आनी थी, 2 किस्त आई, तीसरी किस्त आई ही नहीं। तो इट हैपन सो मेनी थिंग्स, तो इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, जब फंडिंग के बाद हर चीज आप मतलब ये टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते कि ये आएगा तो ये मैं ही कर लूंगा, नो गारंटी है। कम से कम उसके लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूटी बना के रखे रिसर्च के एंडेवर्स में। तो तब मेरे कई बार ये होता है कि मैं जो ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछला प्रोजेक्ट किया था, मैंने इसकी आउटलाइन पहले बना ली थी।
इस प्रोजेक्ट में जो मैं कर रहा हूं मैं एक्चुअली मैं कर चुका होता हूँ। क्योंकि अगर मैं इस भरोसे रहूंगा कि जब ये ग्रांट आएगी तभी प्रोजेक्ट करूंगा तो प्रोजेक्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रांट के आने में और प्रोजेक्ट के करने में एक बहुत बड़ा गैप होता है। अभी माय प्रोजेक्ट फेलो जो मेरे साथ में प्रोजेक्ट फेलो है मेरा स्टूडेंट, यू वोंट बिलीव ही हैज नॉट गेट द सैलरी फॉर लास्ट 12 मंथ्स 11 मंथ्स। अप्रैल 2022 से उसके पास सैलरी नहीं है क्योंकि इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई फंडिंग एजेंसी की। क्या करें, पर काम तो करना है, तो काम तो आएगा, वो साथ में आएगा पैसा, नो वरीज आएगा। बट ये है कि इतना आसान नहीं है, चीजों को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I request Dr. Rakesh, sir. Dr. Rakesh, are you there? Yes, ma'am. To kindly propose vote of thanks to our respected Dr. Ajay Simalty, sir. Thank you, ma'am. आपण सगळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे आयोजित आणि UGC HRDC विभागाअंतर्गत 8व्या फॅकल्टी इंडक्शन कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. या फॅकल्टी इंडक्शन कार्यक्रमामध्ये आज डॉक्टर अजय सेमल्टी सर यांनी 2 विषयांवरती व्याख्यान दिलेलं आहे. त्याच्यापैकी पहिला विषय होता अकॅडमिक इंटेग्रिटी आणि दुसरा विषय होता रिसर्च प्रपोजल. हे सरांचे दोन्ही व्याख्यान अतिशय सुंदर झालेले आहेत. आम्हा प्राध्यापकांना प्रशिक्षणार्थींना अतिशय लाभदायक असे दोन्ही व्याख्यान आहेत. शिक्षकांमधील नेतृत्व क्षमता कशी असावी, व्हॅल्यू आणि इथिक्स कसे असावे, त्याचे रिसर्च मिसकंडक्ट आणि प्रत्येकाच्या बौद्धिक संपदेला त्यांनी श्रेय द्यायला हवं याबद्दल त्यांनी विशेषतः जोर दिला. दुसऱ्या व्याख्यानामध्ये रिसर्च प्रपोजल कसं असावं आणि ग्रँट मिळवण्याकरता आपण काय काय पावले उचलली पाहिजेत आणि विशेषतः आपण ग्रँट घेतली पाहिजे, प्रपोजल्स टाकले पाहिजे यावरती त्यांनी फार जोर दिलेला आहे. अशा या डॉक्टर अजय सेमल्टी सर यांचे मी खूप खूप आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला फार सुंदर असं मार्गदर्शन केलं. आणि यासोबतच मी UGC HRDC विभागाचा सुद्धा फार फार आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला असे सुंदर व्याख्यात्यांचे मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन मिळण्याकरता मेहनत घेतलेली आहे. मी त्यांचे सुद्धा फार फार आभार मानतो आणि माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि हे व्याख्यान इथेच संपलं असं जाहीर करतो. मी प्रीती मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी पुढील मार्गदर्शन करावं. Thank you. Thank you so much, Dr. Rakesh, sir. Thank you so much, Dr. Ajay Simalty, sir, once again from all the participants. Thank you. धन्यवाद, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और आशा है हम शिक्षक से गुरु बनने की इस तपस्या में अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के सेशंस अपने यहीं पे एंड होते हैं। एज पर आवर रूटीन प्रैक्टिस, यू आर हैविंग रिपोर्ट सबमिशन फॉर टुडे on the 2 topics that which was dealt by Dr. Ajay Simalty sir, one on academic writing and another one on research proposal writing. तो ये 2 चीज़ों पे आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर के तरफ से हमें मिली है आज। तो उसको जितना आपको समझा है, जितने पॉइंट्स आपने नोट डाउन करके रखे हैं, उन पॉइंट्स को ऐड करने की कोशिश करिए रिपोर्ट में। और जो 4th सेशन जो मैंने रखा था दैट इज ऑन स्क्रीन कास्टोमैटिक, आप उसको ट्राई करिए। इंस्टॉलेशन में अगर कुछ दिक्कत जाती है, मे बी इट में आस्क फॉर एंटीवायरस इंस्टॉलेशन का कुछ एरर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो छोड़ दीजिएगा वो असाइनमेंट, ठीक है, बिकॉज कभी कभी अपनी लैपटॉप की कंपैटिबिलिटी नहीं होने के वजह से भी वो दिक्कत आती है। जो लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो आप उसको करने की कोशिश करिए। वैसे तो इजीली हो जाएगा, बट हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ट्राई जरूर करिए। लेकिन क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स फॉर क्रिएटिंग योर वीडियोज एंड लर्निंग रिसोर्सेज। एंड असाइनमेंट्स एंड रिपोर्ट सबमिशन डेट एज सच कोई एंड डेट मैंने रखी नहीं है, आप कल शाम तक उसे सबमिट करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद भी वो ओपन रहेगा ही। किसी को कुछ पूछना है? कल की छुट्टी है। We will directly meet on Monday in the morning at 7:15. Any question? दोन्ही लेक्चरचा रिपोर्ट एकच सबमिट करायचा आहे ना? हो मॅडम, एकाच फाईल मध्ये 2 नावं वेगवेगळे टाकून द्याल आणि एक एक ॲब्स्ट्रॅक्ट सबमिट करा। एकाच फाईल मध्ये केलं तरी चालेल। है क्या बाकी पार्टिसिपेंट की सो गए सब लोग? सैटरडे है तो सभी हैं, सुन रहे हैं।
थैंक यू मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम। आप लोग ट्राई करके देखिए, आता है तो ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं आती होगी तो आप लोग सिर्फ वो वीडियो देख लीजिए, कुछ स्टेप समझिए तो करिए, अदरवाइज उसको रहने दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आईसीटी का कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट आ जाता है, तो आपसे जितना होता है उतना करिए। आई एम नॉट कंपेलिंग और कंपलसरी नहीं कर रही हूँ मैं, बिकॉज दिस इज नॉट द रिफ्रेशर कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, बट जितना मुझे देना है आई विल ट्राई टू गिव, आप लोग भी अपने तरफ से कोशिश करिए, ठीक आहे? चला इथे थांबूया आपण. वी विल मीट ऑन मंडे. सो हॅव अ नाइस वीकेंड. हॅलो थँक मॅडम. यू. हां बोलिए. मॅडम मी मगाशी क्वेश्चन विचारलं होतं की हे मटेरियल जे आहे ते अवेलेबल राहील का, म्हणजे हे कोर्स कम्प्लीट झाल्यानंतर सुद्धा? कंप्लीट झाल्यावर पण राहील मॅडम. हो, कारण कसं त्याच्यामध्ये भरपूर कंटेंट आहे की जे आमच्या फॅकल्टीला आम्ही देऊ शकतो. मॅडम ते जे व्हिडिओज आहेत ना, जसे आता मी तुम्हाला दिले आहेत, त्याच्या लिंक पण तुम्ही कॉपी करून ठेवा. एक फोल्डर, एक फाईल बनवा वर्डची, ज्यामध्ये लिंक ऑफ ऑल द FIP व्हिडिओज असं टायटल टाकून त्याच्या सगळ्यांच्या लिंक तुम्ही कॉपी पेस्ट करून ठेवून द्या. म्हणजे जरी, कारण की आता बघा 31 मार्च पर्यंत आमचं हे असतं इयर एंडिंग वाला जे आमचं सेशन आहे, त्यानंतर ते कोर्सेस मी आर्काइव्ह मध्ये टाकते आणि आर्काइव्ह नंतर मग ते नेक्स्ट सेशन आमचं जून पासून सुरू होतं. तो मे बी ते व्हिडिओ युट्यूबवर तर राहतील, म्हणजे जिनोमिओच्या साईटमध्ये जरी ते आर्काइव्ह मध्ये गेले पण ते युट्यूबवर राहतील, म्हणून तुम्ही त्यांची लिंक, सेशनचं नाव आणि त्याची लिंक त्याच्या समोर अशी एक वर्ड फाईल बनवून घ्या FIP ची. तर त्यामध्ये तुम्ही नंतर कधी पण त्याला ऍक्सेस करू शकता, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन माय युट्यूब चॅनल. तर तुम्ही त्याला कधी पण बघू शकता. ठीक आहे मॅडम. ठीक आहे. धन्यवाद. हे सध्या तरी राहीलच, 1-2 महिने तर राहील हे कोर्सेस, बट आफ्टर एप्रिल वगैरे मे बी ते आर्काइव्ह होतात ऑटोमॅटिकली. मी तसं इयर लॉंग ऍक्टिव्हिटी आहे तर तुमच्या फ्युचरसाठी तुम्ही त्याला सेव्ह करून ठेवू शकता. व्हिडिओची लिंक कशी घ्यायची वगैरे माहिती असेल तर ठीक आहे, ना तर व्हिडिओला राईट क्लिक करून कॉपी तर तुम्ही करू शकता, किंवा युट्यूबवरनं डाउनलोड पण तुम्ही करू शकता. डाउनलोड कसं करायचं तर वेल अँड गुड माहित असेल तर, नाही तर मी एखाद्या सेशनमध्ये सांगून देईल की युट्यूबचे व्हिडिओ कसे डाउनलोड करायचे. ठीक आहे. हो मॅडम. चल ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग. हम मंडे को मिलेंगे. थैंक यू. थैंक यू मैडम। थैंक यू.